गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो गया था और कंप्लीट होने के बाद हमने स्टार्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या स्टार्ट किया था बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड कीटोन जो था वो कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में स्टार्ट क्या किया था हम लोगों ने? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले मैंने आपको अनुनाद बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अनुनाद कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद ही बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डिस्कस कर रहे थे हम। इसमें पहली जो अभी क्रिया थी वो आई थी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, जो हम पहले पढ़ चुके थे। दूसरी आई थी एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, ये भी पढ़ चुके थे। इसके बाद में 3 नंबर आई थी एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन के ऑक्सीकरण से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और कॉम्पिटिशन में यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। वहाँ जो केमन-4 है वो बेंजीन वाले के पड़ोसी कार्बन को, केमन-4 जो है क्षारीय माध्यम में बेंजीन वाले के पड़ोसी कार्बन को COOH में भेज रहा था, ये काम कर रहा था, ठीक है कि नहीं। आगे कितने कार्बन थे इससे मतलब नहीं था। इसके बाद में 4 नंबर जो रिएक्शन आ रही है वो अपनी पढ़ी हुई है, नाइट्राइल के जल अपघटन से, यस, नाइट्राइल के जल अपघटन से। अब नाइट्राइल क्या है? नाइट्राइल होता है RC≡N, और इनका जल अपघटन अपन कर देते हैं H2O लेकर, ठीक है। तो यहां पहले क्या बनता है? एमाइड बनता है, और वो एमाइड जो है वो फाइनली COOH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अपने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पहले इसमें क्या बनता है? एमाइड, और फिर एमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इसके पूर्ण जल अपघटन से, साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से COOH में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए बताया भी था कि कैसे होता है, तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, समझ जाओ तो। नहीं समझ में है तो रिएक्शन याद रखनी है। एसिडिक मीडियम है, अब ये यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा RC≡N, इस पर आ गया H और यहाँ आ गया प्लस आते ही ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास जाएंगे तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो जल से फिर इलेक्ट्रॉन लेता है ऐसे। तो ये क्या बन जाता है? R, देखो समझ में आया, अच्छी बात, परेशान मत होना। यहाँ O इसने दिया है, इस पर आ गया है प्लस, डबल बॉन्ड N और ये H, इसमें से चला जाएगा H प्लस, जो एज ए कैटलिस्ट आया था। तो ये क्या बन गया? ये बन गया RC≡NH, और यहाँ आ गया OH। डबल बॉन्ड पर OH होता है, वहाँ चलाव्यवता होती है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। ऐसा होने से RC≡O और ये बन जाता है NH2, एमाइड बन गया। और एमाइड फिर आगे जल अपघटित होगा, जल से टूटेगा तो यहाँ HO और इधर H आएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर यही अच्छा है, यही अच्छा है सर हमारे लिए, तो ये सही है, यही सही है। याद रखना आपको कि इसका आंशिक जल अपघटन होता है, मैंने अध्याय नंबर 10 में बताया था, इसका आंशिक जल अपघटन करते हैं तो एमाइड बनते हैं, और पूर्ण जल अपघटन से क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये था नाइट्राइल के जल अपघटन से। इसके बाद में अपने पास 5 नंबर रिएक्शन आती है, एस्टर
एनहाइड्राइड तथा एसिड हैलाइड के जल अपघटन से, एस्टर एनहाइड्राइड तथा एसिड हैलाइड के जल अपघटन से। एस्टर क्या है? एस्टर होता है RCOOR, ये एस्टर है। और इस एस्टर का जल अपघटन करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहां से टूटता है, यहां आता है OH और यहां आता है H, अलग अलग है। यहां बन जाएगा RCOH, यहां बनेगा ROH, एक बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बन गया एल्कोहल। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में देखा था कि एल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ से जल हटता है और क्या बनते थे? एस्टर। क्या बन जाता था? एस्टर। तो -H2O हटता है, वापस एस्टर बन गया। एस्टर जो है उनमें फलों जैसी गंध आती है, याद रखना, एस्टर में फ्रूटी स्मेल आती है, फलों जैसी गंध आती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हुआ भाई? एस्टर का जल अपघटन। तो एस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल बराबर अनुपात में प्राप्त होते हैं। ठीक है, 1:1 रेशियो में प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ मैं एस्टर ले लूँ, एथिल एसीटेट ले लूँ, ठीक है, क्या ले लिया मैंने? ये एथिल और ये हो गया एसीटेट। इसका मैंने कर दिया H3 एसिडिक मीडियम में जल अपघटन, H2OH+। तो जब भी जल अपघटन होगा तो ये यहां से टूटेगा, यहां पर क्या आएगा? OH और यहां आएगा H। आ गया OH और यहां क्या आएगा? H। तो ये तो बन गया एसिटिक एसिड और ये बन गया एल्कोहल, एथेनॉल। इस एथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की रिएक्शन से वापस से अपने को क्या मिल जाता है? एस्टर मिल जाता है। तो कुल मिला के एस्टर के जल अपघटन से अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एनहाइड्राइड का भी देख लेते हैं। एनहाइड्राइड की बात करें तो देखो एनहाइड्राइड ऐसा होता है, जैसे छोटा सा एनहाइड्राइड ले लेता हूं, ये एनहाइड्राइड है। इसका अगर अपन जल अपघटन करेंगे तो ये टूट जाएगा, इधर क्या जाएगा? HO और इधर क्या जाएगा? H। यानी ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा और क्या बन जाएगा? ये CH3COOH, तो मॉलिक्यूल CH3COH। तो एनहाइड्राइड के जल अपघटन से भी अपने को क्या मिलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपके पास में एसिड हैलाइड है, ये वाला है, आप इसका जल अपघटन कर रहे हैं तो यहां से टूटेगा, ये यहां आएगा OH और यहां आएगा H। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है भाई, ठीक है,
बस ऐसे पता होना चाहिए रिएक्शन कैसे बनती है, ये ऐसा कुछ दे रखा है तो मैं कैसे तोड़ूंगा, क्या बनाऊंगा, ये थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए। बाकी बहुत खतरनाक रिएक्शन ये नहीं है। अच्छी रिएक्शन कौन थी, एल्डोल, केनिजारो, क्लेमेंशन, रोजेनमुंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करती थी, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन ये। तो इस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था। आपके पास में क्या आएगा, 5th नंबर क्या आ गया, एस्टर एनहाइड्राइड एसिड हैलाइड के जल अपठन से। 6 नंबर आएगा गिरनार विक्रम के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत प्यारी रिएक्शन है, ठीक है, नहीं एग्जामिनर को पसंद आती है। यस, गिरनार विक्रमक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है, बहुत अच्छा रिएजेंट है, बहुत काम में आता है। जीआर का नॉलेज जितना हो जाए उतना कम है। देखो यहां 6 नंबर, गिरनार अभिकर्मक से। अगर आपको याद हो अध्याय नंबर 10, तो गिरनार विक्रमक कैसे बनाए थे हम लोग, गिरनार विक्रमक बनाए थे जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में हुई थी। ये विलाई का काम कर रहा था और ये बन गया था RMGX। इसी को क्या बोले थे आप, GR। GR मैंने ये कहा था कि यहाँ R पर थोड़ा नेगेटिव होता है, MGX थोड़ा पॉजिटिव। ये वाला जो है यहाँ नाभिक स्नेह का काम करता है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। किसका काम करता है, नाभिक स्नेह, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। यस, अब देखो मेरे पास CH3, R की जगह मैंने क्या ले लिया, CH3। आप कुछ भी ले सकते हैं, CH3, C2H5 ले लेंगे। और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम होगा, हैलाइड मैंने ले लिया Br। अब गिरनार विक्रमक किससे भी क्रिया करे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बने, तो वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की विद्युतीनता कार्बन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को चाहने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेह होता है, सॉरी नाभिक स्नेह, है ना, क्या होता है, नाभिक स्नेह होता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो नाभिक स्नेह की तरह कहाँ तय कर जाएगा, इस कार्बन पर। क्या बन गया ये, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये क्या गया O। अब इस पर माइनस है तो ये प्लस वाला भाग इस पर आ जाएगा, OMgBr। देखो ओ माई गॉड बन गया। यस, इसका क्या करवाना है अपने को, जल अपठन, ठीक है, इधर बता देता हूं, जल से इसको तोड़ना है। तो मैंने कहा था जहां कहीं भी ओ माई गॉड बनता है ओ को अलग करेंगे, यस, और माई गॉड को अलग करेंगे। Mg पॉजिटिव वाला उस पर नेगेटिव वाला जाएगा, नेगेटिव वाले पर पॉजिटिव वाला जाएगा, और ये क्या बन गया, CH3COOH प्लस Mg पर एक Br था, दूसरा क्या आ गया, OH। यस, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। देखो बच्चों, इसमें एक कार्बन था और एक इसका आया तो 2 वाला मिला। अगर इसमें 2 कार्बन है तो यह 3 कार्बन वाला मिलेगा।
या 4 है तो इसमें 5 कार्बन वाला मिलेगा, यानी 1 कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसमें क्या मिलता है? 1 कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देता है CH3CH2 MgBr CO2 H3O+। बताओ यहां प्रोडक्ट क्या होगा? P का IUPAC नाम प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का IUPAC नाम दीजिए। यस, ऐसे पूछ लिया। अब आप ही सोचते हैं यार ये क्या हो गया, ये सब तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, मैंने तो ऐसा ऐसा देखा है, CO2 ऐसे लिखी हुई है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ये देखा है मैंने, ये तो कहीं मैंने देखा ही नहीं, जबकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार यहां यौगिक ए कह देता है, ए कहता है, यहां कहता है प्रोडक्ट ये बन रहा है। बताता हूं कैसे, पहले इसको सॉल्व करिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो CH3CH2 MgBr, पहले अटैक किस पर होगा? CO2 पर, ठीक है। तो CO2 पर होगा तो ये वाला जो एल्किल भाग है वो इस पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ये बन गया CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, वो आ गया MgBr, ये बन गया। ओ माय गॉड, बनते क्या करेंगे आप? जल अपठन करेंगे, यहां से तोड़ेंगे, ये आ गया H और ये आ गया OH, और ये क्या बन गया? CH3CH2 C डबल OH। प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये है, ये बाई प्रोडक्ट है MgBrOH। इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3, यानी प्रोप सिंगल बॉन्ड N प्रोपेनोइक एसिड। तो गिरनार विक्रमक से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। अब अगर वो इसको चेंज कर दे और वो ऐसे कहे, देखो ऐसे कहे कि एक ए यौगिक है जो CO2 H3O+ के साथ रिएक्शन करके और CH3 CH2 COH बनाता है, साथ में यहाँ MgBrOH भी देता है, या केवल ये भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि ये दे। तो फिर कहेगा कि ए क्या हो सकता है। तो अब आपको ये ध्यान में आते समझ जाना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है CO2 के साथ, CO2 से। अब CO2 किसके साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी? आप इसको फोकस करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है CO2 से। अब CO2 कैसे बनाएगी, CO2 कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी, तो आपको सीधा Gr पर फोकस करना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपने पास क्या चल रहा है भाई, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। गिरनार विक्रमक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया है, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन लेकर आएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे इसके लिए। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक रिएक्शन और डिस्कस कर सकते हैं, और वो है एल्किन से, ठीक है। तो एल्किन से तो ओजोनी अपघटन के द्वारा भी बनता है, ठीक है।
चलो पूरा बता देते हैं। एक होता है ऑक्सीकरण के द्वारा, सात नंबर है एल्कीन से। अगर एल्कीन दे रखा है तो फिर आप कैसे बनाएंगे, देखो ये एल्कीन है, इसके एरो पर दे रखा है KMnO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो इसकी प्रेजेंस में क्या करना है, आपको ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक करना है, ठीक है, और ब्रेक करके यहां COOH में कन्वर्ट करना है। यस, तो आपको ध्यान रखना है कि KMnO4 है, अम्लीय KMnO4 है। अम्लीय KMnO4 क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और COOH में कन्वर्ट कर देगा, यानी ऑक्सीकृत कर देगा। इसमें एल्किनों के ओजोनी अपघटन से बता सकता हूं मैं, एल्किन्स के ओजोनी अपघटन से, ओजोनी अपघटन से एल्किनों का ओजोनी अपघटन कैसे होगा। तो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जो 8 नंबर है वो है एल्कीन्स के ओजोनी अपघटन से। देखो, ओजोनी अपघटन एक होता है जिंक की उपस्थिति में, एक होता है अनुपस्थिति में। जिंक की उपस्थिति में तो हमने देख लिया था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की विधियों में देख लिया था। अब देखते हैं अगर जिंक नहीं होता है तो क्या होता है। देखो, मेरे पास C डबल बॉन्ड एल्कीन है, ठीक है, यहाँ R है और यहाँ H है। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ मैं। ये C डबल बॉन्ड, ये R, ये H, R डैश और ये H है। इसकी रिएक्शन करवानी है ओजोन के साथ, ठीक है, और ओजोन के साथ रिएक्शन करवा के यहाँ दे रखा है H2, इतना ही दे रखा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो जिंक है वो नहीं दे रखा है, जिंक नहीं दे रखा है। तो उस कंडीशन में यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं RCOH प्लस R डैश COOH, ठीक है। ये कैसे बना, तो इसमें होता क्या है कि पहले ओजोन आती है, और ओजोन आप पता है पहले झोंपड़ा बनाती है। झोंपड़े में RH, R डैश H। जब एक बंद टूटता है तो दो ऑक्सीजन ऐसे आके जुड़ती हैं और एक ऑक्सीजन ऐसे आती है, हो गया। तो ओजोन के साथ ओजोनाइड का बनना तो मैंने पहले बता दिया था। अब आता है H2O। मैंने कहा था H2O इसको तोड़ देता है, यहां से झोंपड़े की छत को ले जाता है और ले जाकर क्या बना लेता है -H2O2, और ये क्या बन गया RCOH प्लस दूसरा क्या बन गया COOH और ये R डैश। अब जिंक जब था तो इसके ऑक्सीजन को ले जाता था और ये H2O2 जो ऑक्सीकारक है वो कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब इसके ऑक्सीजन को ले जाने वाला नहीं है। तो ये जो H2O2 है, कौन H2O2, ये ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकारक है और ये इस एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में, इस एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जिंक नहीं है, O3H2O है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है उसको COOH में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, COOH में कन्वर्ट करना है, यानी इसको तोड़ देंगे। हाइड्रोजन है COOH में, हाइड्रोजन है इस पर तो COOH में।
अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन के रूप में रह जाएगा। कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है कौन? H2O2। कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है H2O2। बात समझ में आ गई? तो अब इससे ओजोन या पोटेशियम देखो कहाँ इसमें भी यूज कर सकते हैं। मान लो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहां आपको दे दिया O3 H2। तो आपको तो क्या करना है, दोनों पर हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन है, तो ये COOH में भेजना है और ये भी COOH में भेजना है। इसका प्रोडक्ट क्या बन गया? और ये भी COOH बन गया। इस तरीके से अपने पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करने की अभिक्रिया थी भाई, समझ गए? यस। अब आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणों में। ठीक है, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसमें हम पहला लेते हैं क्वथनांक। यस, बॉइलिंग पॉइंट। जिसको अपन कह देते हैं BP। यस, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई दो अणु में अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है, समझ गए, तो उसका क्वथनांक ज्यादा होता है। अगर पूरी बातें आप रिवाइज करो अपने दिमाग में, तो मैंने कहा था कि सामान्यतया अणुभार जिसका ज्यादा होता है उसका क्वथनांक भी ज्यादा होता है। मैंने से कहा था सामान्यतया जिनका अणुभार ज्यादा होता है उनका क्वथनांक भी ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर अणुभार लगभग बराबर है तो फिर यह देखा जाता है कि जिसके दो अणु में अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसके दो अणु में अट्रैक्शन ज्यादा है उसका क्वथनांक भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसके दो अणुओं की बात करूं कि दोनों में अट्रैक्शन कितना है, तो देखो C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं और मैं अट्रैक्शन देखना चाहता हूं, तो देखिए हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? अधिक विद्युतऋणी से। हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? अधिक विद्युतऋणी ऑक्सीजन से। और दूसरी तरफ भी कौन आ रहा है? अधिक विद्युतऋणी ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेगी और ये हाइड्रोजन अधिक विद्युतऋणी से जुड़ी हुई है, इधर भी ऑक्सीजन आ गई तो यहां बन गया हाइड्रोजन बंध। यस, देखो आप, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का द्विलक है। डाइमर।
का द्विलक, यानी दो अणु मिलकर बना हुआ है। और ये जो है ये अंतः अणुक नहीं है, ये है अंतर अणुक H बंध। ठीक है, मैं दूसरी तरफ एल्कोहल की बात करता हूं। अगर एल्कोहल की बात करें तो ROH। अगर एल्कोहल की बात करें तो दो अणुओं में एक ही हाइड्रोजन बंध बना है, दो अणुओं में एक ही हाइड्रोजन बंध बना है। यस, दो अणु में एक ही हाइड्रोजन बंध बना है, जबकि यहां दो अणु में दो हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं। तो ज्यादा व्यापक, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा एक्सटेंसिव क्वांटिटी में किस में हाइड्रोजन बंध बना? ज्यादा अच्छी मात्रा में हाइड्रोजन बंध किस में बना? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बंध अधिक व्यापक, अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है, ज्यादा अच्छा पाया जाने वाला है कि एल्कोहल में? तो सीधी सी बात आप कहेंगे सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा। दोनों ही दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें या दोनों में एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो जिनमें अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध अच्छा होता है उनके क्वथनांक भी अधिक होते हैं। ऐसा आपको बता रखा है एल्कोहल में H बंध। ठीक है, एल्कोहल में H बंध। अब आपको एल्कोहल में बता दिया था कि एल्कोहल के क्वथनांक एल्डिहाइड से, कीटोन से, ईथर से, हाइड्रोकार्बन से, उन सब से ज़्यादा होते हैं, ये बता दिया था। लगभग समान अनुभार वाले एल्डिहाइड, कीटोन, एल्किल हैलाइड, हाइड्रोकार्बन, ईथर, इनकी तुलना में एल्कोहल के क्वथनांक अधिक थे। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में अंतरणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता था, दोनों में हाइड्रोजन बंध के द्वारा संगुणन होता था, इसलिए एल्कोहल के क्वथनांक ज़्यादा होते थे। लेकिन अब अपने सामने क्वेश्चन ये आ गया कि सर एल्कोहल का ज़्यादा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का? क्वथनांक किसका ज़्यादा होना चाहिए? तो हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक व्यापक, अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अंतरणुक हाइड्रोजन बंध होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वथनांक लगभग समान अणुभार वाले एल्कोहल की अपेक्षा, लगभग समान अणुभार वाले एल्कोहल की अपेक्षा अधिक होते हैं। और इसके आगे लिख देता है क्यों अधिक होते हैं। ये बात तो सही है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक लगभग समान अणुभार वाले एल्कोहल की अपेक्षा अधिक होते हैं, ये बात सही है। और सही बात क्या लिख दिया? क्यों? अभी क्या बन गया? क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन में अपन क्या लिख देंगे अब कि अब जवाब शुरू हो जाएगा। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में अधिक व्यापक मात्रा में, अधिक व्यापक अंतर अणु के हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अधिक व्यापक अंतरणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ये वाली बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरा एक और यहां क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब एसिटिक एसिड का अणुभार बेंजीन विलायक में
60 की अपेक्षा 120 प्राप्त होता है। क्यों? ठीक है, तो इसका जवाब भी क्या है? इसका जवाब भी अंतर्मुख हाइड्रोजन बंध है। देखो कैसे, एसिटिक एसिड का अनुभार बेंजीन विलायक में या वाष्प घनत्व विधि से ज्ञात करते हैं तो 60 की अपेक्षा 120 प्राप्त होता है। क्यों? बताते हैं क्यों। देखो आप, ये CH3 है और यहां CH3 है। अब क्या बन गया ये? अब ये बन गया एसिटिक एसिड का, एसिटिक अम्ल का द्विलक। अगर एसिटिक एसिड का अणुभार हम ज्ञात करना चाहें, अगर एसिटिक एसिड का अणुभार ज्ञात करना चाहें तो देखिए ये आता है 60, कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन सबका काउंट करोगे तो कितना आ रहा है? 60 अणुभार आ रहा है। लेकिन ये द्विलक बना लिया, एसिटिक अम्ल जो है वो क्या बना लिया? द्विलक बना लिया। जब अणुसंख्यक गुणधर्म से ज्ञात करते हैं तो ये द्विलक बनाकर रहता है। जब द्विलक बनाकर रहता है तो इसका जो अणुभार है वो 60 नहीं है कि कितना जाता है? 120। तो एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, एसिटिक एसिड के द्विलक की संरचना दीजिए, ऐसे दे दीजिए। एसिटिक एसिड का अणुभार 60 के अपेक्षा 120 प्राप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अंतर्मुख हाइड्रोजन बंध के कारण द्विलक बना लेता है। समझ में आ रही बात? ये था, ठीक है। तो ये थे इनके भौतिक गुणों में। क्या था भाई? भौतिक गुणों में था क्वथनांक। अब आ जाती है विलेयता। दूसरा भौतिक गुण है विलेयता। विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी, यानी घुलने की प्रवृत्ति। देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है, उनके पास C डबल बॉन्ड O, थोड़ा इधर बना देते हैं आपको, देखिए C डबल बॉन्ड O, ये आ गया OH और ये R, ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखो यहां H, ये O और ये H, तो यहां जल की हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, इधर ऑक्सीजन आ गई तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और यहां C डबल बॉन्ड O, R और ये OH, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH समूह है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण उसके अट्रैक्शन में आ जाता है और उसमें घुल जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। क्लियर? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होते हैं क्योंकि वो जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। अगर कोई जल में घुल रहा है तो उसका एक कारण हाइड्रोजन बंध मान के चलिए, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं है तो आप हाइड्रोजन बंध कह दीजिए, हैं कि विलयता का कारण पूछे, हाइड्रोजन बंध बता दीजिए। तो ये हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण विलयशील होता है। लेकिन ये जल विरोधी भाग है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है जल में विलयता घटती जाती है। तो सबसे अच्छे से कौन घुलेगा? फॉर्मिक एसिड। उससे कम एसिटिक एसिड, उससे कम घुलेगा प्रोपेनोइक एसिड। तो जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाएगा विलयता घटती जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने आज कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणों का अध्ययन किया, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें मेनली क्या लिया? क्वथनांक, विलयता, और इससे पहले लिया था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे, आप थोड़ा पढ़ कर आएँ, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय सामर्थ्य के साथ। धन्यवाद।